Marketing Management. Book by Philip Kotler and Wang Yonggui. Introduction. क्या आप मार्केटिंग का मोस्ट इफेक्टिव मेथड जानते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि एक बिजनेस मार्केट में बाकियों को कैसे डोमिनेट करके कस्टमर्स की लॉयल्टी जीत लेता है? क्या आप जानना नहीं चाहते कि नाइकी, किम्बर्ली क्लार्क, वॉलमार्ट, कैटरपिलर और आइकिया जैसे सक्सेसफुल ब्रांड्स अपनी हाई लेवल मार्केटिंग कैसे करते हैं? इस बुक समरी में आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और मार्केटिंग रिसर्च के बारे में बताएंगे। इस बुक में आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि कैसे मार्केटर्स इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और एनालाइज करके बेस्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे सकते हैं। आपको हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में भी बताएंगे और उसे इन्फ्लुएंस करने वाले बिहेवियर और फैक्टर्स के बारे में भी। मार्केटिंग सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। ये आपको सिखाती है कि कैसे आप प्लानिंग और परफेक्ट एग्जीक्यूशन से बेस्ट प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में उतार सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के बारे में नहीं है। और एंड में हम बात करेंगे कस्टमर्स को बेस्ट वैल्यू देने की। डिफाइनिंग मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? हम इस ब्रॉड कॉन्सेप्ट को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। और वो है मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबिलिटी, जिसका मतलब है लोगों की नीड्स का पता करना, फिर कस्टमर्स की नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट क्रिएट करके ह्यूज प्रॉफिट कमाना। मार्केटिंग का गोल होता है कि कस्टमर्स को इतनी अच्छी तरह समझ लो कि उनके लिए परफेक्ट प्रोडक्ट बना सको। जब कोई प्रोडक्ट पूरी तरह से कस्टमर्स की डिमांड को सेटिस्फाई कर लेता है तो इसे गुड मार्केटिंग बोलते हैं। अगर मार्केटिंग की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से हो तो प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। फिर आपको गिमिक सेल यानी किसी झूठी ट्रिक्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार जब प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होगा तो लोग खुद ही आकर खरीदेंगे। वो खुद उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए एक्साइटेड रहेंगे। लेकिन गुड मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च पे खत्म नहीं होती, इसे आगे भी कंटिन्यू करना ज़रूरी है। ज़्यादातर जितने भी सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं वो कस्टमर्स की डिमांड्स पूरी करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं और साथ ही कंपटीशन से बचने के भी वर्ल्ड के बिगेस्ट ब्रांड्स में नाइकी एक है। और नाइकी का कोर मार्केटिंग मैसेज है कि ये हाई क्वालिटी रबर शूज़ प्रोवाइड कराता है जो स्पेशली एथलीट्स के लिए बनाए गए हैं। और ब्रांड्स इसी बेस्ड पर चल रहा है। नाइकी ने पिरामिड ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में सोचा। आइडिया ये था कि एथलीट्स का एक स्मॉल ग्रुप अपने शूज़ और स्पोर्ट्सवेयर से बाकी के एस्पायरिंग एथलीट्स को भी इन्फ्लुएंस करेगा। आज नाइकी ने खुद को हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स के एक मार्केटिंग ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया है। 1985 में नाइकी ने माइकल जॉर्डन को ब्रांड एम्बेसडर साइन किया। वैसे तो सपोर्ट के फील्ड में ये माइकल जॉर्डन की शुरुआत थी, लेकिन इतने कम टाइम में ही उसने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। और ये स्ट्रेटेजी काम आई क्योंकि एक ही साल में एयर जॉर्डन ने $100 मिलियन का कलेक्शन किया था। 1998 में नाइकी ने अपना फर्स्ट जस्ट डू इट एड कैंपेन रिलीज किया। इसमें एथलीट्स को अपने गोल्स चेस करने के लिए क्लियर मैसेज दिया गया था। इन एड्स के थ्रू नाइकी ने स्पोर्ट्स में अपने एक सेल्फ एम्पावरमेंट की इमेज एस्टेब्लिश कर ली थी। जस्ट डू इट आज भी नाइकी का स्लोगन है। नाइकी ने जब यूरोपियन मार्केट में एक्सपेंड किया तो कंपनी ने अपनी अप्रोच चेंज कर दी थी। उन्हें लगा कि जस्ट डू इट कैंपेन यूरोप के लिए थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा। इसलिए नाइकी ने फुटबॉल को कैपिटलाइज किया जो यूरोप का मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है। नाइकी ने यूरोप की कई सारी लोकल और नेशनल फुटबॉल टीम्स को स्पॉन्सर किया। और ऊपर से 2007 में नाइकी ने उम्ब्रो को एक्वायर कर लिया था जो फुटबॉल शूज, यूनिफॉर्म्स और इक्विपमेंट का एक ब्रिटिश ब्रांड है। आज नाइकी अकेले पूरे वर्ल्ड में 100 फुटबॉल टीम्स के लिए यूनिफॉर्म सप्लाई करती है। 2008 के एशिया समर ओलंपिक्स में नाइकी ने अपनी एक पहचान बनाई। हालांकि इस इवेंट का ऑफिशियल स्पॉन्सर एडिडास था, लेकिन नाइकी ने ओलंपिक एथलीट्स को अपने शूज पहनाकर एड्स निकाले। इसी तरह कंपनी ने एथलीट्स को स्पॉन्सर किया जिनमें ज़्यादातर चाइनीज थे और 12 में 11 अमेरिकन बास्केटबॉल टीम के मेंबर थे। इस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का रिजल्ट ये निकला कि एशिया में नाइकी की सेल 15% तक इंक्रीज होकर $3.3 बिलियन तक पहुंच गई थी।
बहुत से एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि नाइकी की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इस इवेंट के दौरान एडिडास से ज़्यादा इफेक्टिव थी, जो कि ओलंपिक्स का ऑफिशियल स्पॉन्सर था। नाइकी ने टाइगर वुड्स और मारिया शारापोरा जैसे फेमस एथलीट्स के साथ भी पार्टनरशिप किया। हालांकि 2008 में जब रोजर फेडरर और राफेल नाडेल के बीच विंबलडन मैच हुआ था, तब दोनों चैंपियंस को नाइकी ने ही स्पॉन्सर किया था। उनके शूज से लेकर ड्रेस सब नाइकी के थे। तब ऐसा लग रहा था कि ये मैच नहीं है, बल्कि नाइकी का 5 घंटे का कॉमर्शियल चल रहा हो। डिजाइन्ड फॉर एथलीट्स बाय एथलीट्स, ये नाइकी का मंत्रा है। एक तरह से कंपनी को हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स के रूप में अपना टारगेट मार्केट मिल गया है। नाइकी ने ऐसे शूज, अपैरल और इक्विपमेंट क्रिएट किए जो इन एथलीट्स को चाहिए थे, और इसी वजह से आज नाइकी स्पोर्ट की दुनिया का लीडिंग ब्रांड बन चुका है। जस्ट डू इट नाइकी का ट्रेडमार्क है, जो वर्ल्ड के सारे एथलीट्स को इंस्पायर कर रहा है। डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। किसी भी ब्रांड की मार्केटिंग एक्टिविटीज के पीछे उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है, जिसके लिए डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों की जरूरत पड़ती है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिजनेस के कोर में होना चाहिए। ये एक तरह से आपका कमिटमेंट है, लेकिन ये रिजिड भी नहीं होना चाहिए। कंपनी को टाइम्स के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना चाहिए और मार्केट की चेंजिंग डिमांड को कंसीडर करना चाहिए। दूसरे वर्ड्स में, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करते रहो, लेकिन कोर वैल्यू को मत छोड़ो। पहले के टाइम में बिजनेस में ट्रेडिशन मार्केटिंग का बोलबाला था। प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद उसकी मार्केटिंग तभी होती थी जब उसे सेल करने का टाइम आता था। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में ये सिंपल आइडिया अब काम नहीं आएगा, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा आज का कस्टमर ज़्यादा स्मार्ट भी है। आज मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आ गई है जो बेस्ट वैल्यू और बेस्ट प्राइस के लिए कॉम्पिटिट करती है, और इंटरनेट की वजह से आज का कस्टमर ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है। आज किसी भी बिजनेस के लिए अपनी मार्केटिंग स्टिक रखना और लॉयल कस्टमर्स बनाना किसी बिग चैलेंज से कम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कैसे डेवलप की जाए? किसी भी बिजनेस का गोल होता है डिलीवर कस्टमर वैल्यू एट प्रॉफिट। जितना ज़्यादा वैल्यू आप दोगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज वैल्यू ड्राइवन होनी चाहिए। इफेक्टिव मार्केटिंग का फर्स्ट फेज है STP, यानी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। STP और सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, और ये प्रोडक्ट क्रिएट से भी पहले का स्टेज है। सेगमेंटेशन का मीनिंग है मार्केट को कई हिस्सों में बांट दीजिए। टारगेटिंग का मीनिंग है स्पेसिफिक क्लाइंट्स को टारगेट करना, और पोजिशनिंग है ये पता लगाना कि आपका प्रोडक्ट क्या वैल्यू देगा और ये बाकियों से डिफरेंट कैसे है। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन आपका प्रोडक्ट यूज करेगा? आपको किस टाइप के कस्टमर्स चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन स्पेसिफिक कस्टमर्स की डिमांड पर प्रोडक्ट क्रिएट करना ही आपका गोल है। क्योंकि जिन कस्टमर्स को आपने टारगेट किया है, सिर्फ वही हायर वैल्यू के लिए हायर प्राइस दे सकते हैं, और यही कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को रेकमेंड भी करना चाहेंगे। इसलिए STP प्रोडक्शन से पहले की जाती है। सेकंड फेज है वैल्यू क्रिएट करना, जो कि प्रोडक्शन करते वक्त की जाती है। इस स्टेज पर आके एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में और उसके डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग के बारे में डिसाइड करता है। थर्ड फेज है वैल्यू कम्युनिकेट करना। प्रोडक्ट लॉन्च के टाइम और उसके बाद कस्टमर्स को प्रोडक्ट की वैल्यू के बारे में बताया जाता है। कंपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, प्रिंट्स और टीवी कमर्शियल्स जैसे प्लेटफॉर्म्स में मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। स्पोर्ट्स चैनल ESPN इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज वाली एक ऐसी ही कंपनी है। ESPN का मीनिंग है एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग नेटवर्क। ये कंपनी 1978 में एस्टेब्लिश हुई थी। उन दिनों ESPN ने कनेक्टिकट में सिंगल सैटेलाइट की हेल्प से रीजन स्पोर्ट्स न्यूज़ दिखाने स्टार्ट किए थे। 1990 के टाइम में ESPN ने एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी के रूप में अपनी मार्केटिंग करनी शुरू कर दी थी, फिर चाहे वो टेलीविज़न हो या प्रिंट मीडिया। कुछ सालों में ही ESPN ने अपना बिजनेस कई कैटेगरीज में एक्सपेंड कर लिया था। आज ESPN कई सारे केबल चैनल्स, एक मैगजीन,
एक वेबसाइट और कई लोकल रेडियो स्टेशंस ऑपरेट करता है। ESPN ने अपनी ओरिजिनल टीवी और मूवी सीरीज तो बनाई ही है, इसके साथ स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज भी क्रिएट की है। कंपनी एनुअली $5 बिलियन अर्न करती है। 1996 में वाल्ट डिज्नी कंपनी ने ESPN को खरीद लिया। ESPN ने अपना मार्केटिंग स्लोगन क्रिएट किया, सर्विंग स्पोर्ट्स फैंस एनी टाइम एनीवेयर, और तब से कंपनी इस ब्रांडिंग पर चलती आई है। ESPN का ब्रांड मैसेज इतना पावरफुल था कि एक बार एक स्पोर्ट्स फैन ने कहा, अगर ESPN औरत होता तो मैं उससे शादी कर लेता। फैंटेसी लीग से लेकर ऑनलाइन गेमिंग तक और सोशल मीडिया के साथ साथ मोबाइल ऐप्स बनाने तक, ESPN स्पोर्ट्स फैंस को सर्व करने के अपने कमिटमेंट को निभा रहा है। ESPN ने अपना कोर मार्केटिंग हमेशा याद रखा, लेकिन वो हमेशा करंट ट्रेंड्स के साथ भी फ्लेक्सिबल रहा। कंपनी ने न सिर्फ अमेरिका में बल्कि बाकी कई दूसरी कंट्रीज में भी एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड फोरकास्टिंग डिमांड। मार्केटिंग में इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो बिजनेस सुपीरियर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो कस्टमर को उतने ही बेटर ढंग से समझ सकता है, उसी हिसाब से फिर वो बेटर प्रोडक्ट्स डेवलप करेगा और बेटर मार्केटिंग प्लान एग्जीक्यूट कर पाएगा। बिजनेस में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि मार्केटिंग मैनेजर राइट डिसीजन ले सके। हर कंपनी में MIS यानी मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, जिसमें लोगों की हेल्प से टूल्स और प्रोसीजर से एनालाइजिंग डेटा कलेक्ट की जाती है। और ये MIS का काम है कि वो इन इन्फॉर्मेशंस को टाइमली और एक्यूरेट वे में मार्केटिंग मैनेजर्स में डिस्ट्रीब्यूट करे। सक्सेसफुल ब्रांड्स MIS में इन्वेस्ट करते हैं और इसका उन्हें काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के 3 पार्ट है। फर्स्ट वाला है इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स, सेकंड है मार्केटिंग इंटेलिजेंस एक्टिविटी और थर्ड वन है मार्केटिंग रिसर्च। इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड में ऑर्डर फॉर्म, सेल्स इनवॉइस, इन्वेंट्री लिस्ट और डेली ट्रांजैक्शन का कलेक्टेड डेटा होता है। वॉलमार्ट टाइप की कंपनीज में सेल्स रिपोर्ट काफ़ी मैटर करती है ताकि लाखों कस्टमर्स की डिमांड का रिकॉर्ड रखा जा सके। वॉलमार्ट के पास एफिशिएंट सेल्स और इन्वेंट्री सिस्टम है जो हर कस्टमर, हर स्टोर और हर रोज़ का डेटा कलेक्ट करता है, और ये सिस्टम्स हर घंटे बाद अपडेट किए जाते हैं। इंटरनेट के इंक्रीजिंग यूज की वजह से कंपनीज के पास कुकीज की एडवांटेज है जो इंडिविजुअल कस्टमर के ऑनलाइन बिहेवियर का रिकॉर्ड रखती है। बिजनेस टारगेटेड मार्केटिंग के लिए कुकीज काफ़ी हेल्पफुल टूल है। कस्टमर्स को भी अपना राइट प्रोडक्ट या सर्विसेज मिल जाती है, तो ये उनके लिए भी एडवांटेज है। बिजनेस ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, इसका खुद का डेटाबेस होना ज़रूरी है। इसमें कस्टमर के डेमोग्राफिक्स यानी वो कहाँ से है, कितनी एज का है इत्यादि, और साइकोग्राफिक्स यानी वो कैसे बिहेव करता है, इसका डाटा भी होना चाहिए। जिसका मतलब है कि बिजनेस को अपने कस्टमर्स की सिर्फ एज, जेंडर और लोकेशन ही नहीं बल्कि ज़्यादा टारगेट इन्फॉर्मेशन जैसे हॉबीज, ओपिनियन और लाइफस्टाइल का भी आइडिया हो। रिलायबल डाटाबेस की वजह से मार्केटर्स ऐसे टारगेट एडवर्टीजमेंट्स और सेल्स लेटर क्रिएट कर सकेंगे जो सीधा राइट कस्टमर्स को अपील करेगा और कंपनी की सेल्स इंप्रूव करेगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बेस्ट बाय के पास 15 टेराबाइट्स से भी ज़्यादा डेटाबेस है, और ये इन्फॉर्मेशन उनके पास 7 सालों के टाइम में कलेक्ट हुई है। बेस्ट बाय ने इन्फॉर्मेशन का इतना बड़ा अमाउंट सारे फ़ोन कॉल के रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, सेल्स इनवॉइस और बाकी दूसरे सोर्सेस से कलेक्ट किया। डेटाबेस कलेक्शन के बाद कंपनी अपना इंटेलिजेंट एल्गोरिदम्स रन करती है। बेस्ट बाय ने 100 मिलियन इंडिविजुअल्स को कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्हें बास कहा जाता है और जो यंग टेक्नोलॉजी बूस होते हैं, यानी उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। फिर कुछ कस्टमर्स हैं जिन्हें जिल बुलाया जाता जो कि मदर्स है। बैरी उन कस्टमर्स को बोलते हैं जो अमीर प्रोफेशन होते हैं। और कुछ रे कस्टमर की कैटेगरी में आते हैं जो टिपिकल फैमिली मैन होते हैं। हर कैटेगरी की अपनी ज़रूरत और चॉइस है, और क्योंकि बेस्ट बाय अपने कस्टमर्स को इतने अच्छे से समझती है तो इसकी मार्केटिंग भी इतनी प्रिसाइज है। तभी तो कस्टमर को लगता है कि उनकी चॉइस का प्रोडक्ट सिर्फ उनके लिए ही बनाया गया है। यही सीक्रेट है कि कस्टमर्स इस ब्रांड के इतने लॉयल है और हर बार बेस्ट बाय से प्रोडक्ट लेने आते हैं।
तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों प्रीसाइज मार्केटिंग सेल्स इंक्रीज और लॉन्ग टर्म सक्सेस की गारंटी देती है। कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च। तो कंपनीज इंटरनल रिकॉर्ड्स के अलावा प्रीसाइज मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? तो जवाब है मार्केटिंग रिसर्च। इस प्रोसेस में कंपनीज कस्टमर्स के बारे में फैक्ट्स कलेक्ट करती है और फिर उन्हें एनालाइज करती है। एक इफेक्टिव मार्केटिंग रिसर्च परफेक्ट प्रोडक्ट क्रिएट करने में हेल्प करती है जो कस्टमर्स को चाहिए। मार्केटिंग रिसर्च के 6 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 है प्रॉब्लम डिफाइन करना। स्टेप 2 है प्लान डेवलप करना। स्टेप 3 में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। स्टेप 4 में उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है। स्टेप 5 में रिजल्ट को प्रेजेंट किया जाता है और लास्ट में स्टेप 6 में डिसीजन लिया जाता है। स्टेप 1 में मार्केटिंग मैनेजर को प्रॉब्लम समझने में स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अमेरिकन एयरलाइंस अपने फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए इंटरनेट प्रोवाइड कराना चाहती थी। तो अगर वो प्रॉब्लम को कुछ इस तरह डिफाइन करते कि अपने फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स की नीड्स के बारे में सब कुछ पता करो, तो ये कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड हो जाता क्योंकि इसमें अननेसेसरी डेटा भी कलेक्ट हो जाएगा। और अगर वो प्रॉब्लम ऐसे डिफाइन करते कि पता करो कि शिकागो से टोक्यो के लिए फ़्लाइट भी 747 लेने वाले कितने पैसेंजर्स ऐसे हैं जो इंटरनेट कनेक्शन के लिए $25 पे करने को तैयार है, तो ये कुछ ज़्यादा नैरो हो जाता। तो उन्होंने एक स्पेसिफिक और सिंपल अप्रोच की स्टेप 1 के लिए अमेरिकन एयरलाइंस पूछ सकती है फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए इंटरनेट सर्विस बाकी सर्विसेज जैसे कि पावर प्लग या एनहांस्ड एंटरटेनमेंट से कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या कितने एक्स्ट्रा फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स इंटरनेट सर्विस की वजह से अमेरिकन एयरलाइंस चूज कर सकते हैं। इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए मार्केटर्स स्टेप 2 यानी रिसर्च प्लान कर सकते हैं। उन्हें कौन कौन से डेटा सोर्स या रिसर्च इंस्ट्रूमेंट यूज करने होंगे और ये कितना कॉस्टली पड़ेगा, ये सारी चीज़ें उन्हें फाइंड आउट करनी होंगी। क्या सर्वे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा या फोकस ग्रुप? क्या प्रोडक्ट सैम्पलिंग रहेगी या डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चनरीज? स्टेप 3 है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। अगर मार्केटर्स सर्वे करना चाहते हैं तो ये सोशल मीडिया या फ़ोन कॉल्स के थ्रू हो सकता है, या कस्टमर्स से फेस टू फेस बात करके जैसे कि शॉपिंग मॉल्स में या किसी पार्टिसिपेंट के घर में। स्टेप 4 में स्टैटिस्टिक यूज करके टेबुलेटिंग और कलेक्टेड डेटा कंपेयरिंग की जाती है। स्टेप 5 में मार्केटर्स कलेक्टेड डेटा को रिकमेंडेशंस फॉर्म में या वैल्यूएबल इंसाइट्स में प्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद स्टेप 6 की बारी आती है जिसमें मार्केट रिसर्च के रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं। इफेक्टिव रिसर्च मार्केटिंग का एक बेस्ट एग्जाम्पल है किम्बर्ली क्लार्क का डायपर ब्रांड हगीज। किम्बर्ली क्लार्क वही कंपनी है जो कोटेक्स सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीनेक्स फेशियल टिश्यूज बनाती है। हगीज के लिए मार्केटर्स ने 3 साल तक रिसर्च की तब जाके वो एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर पाए। प्लान ये थे कि पूरी कंट्री में डिफरेंट एथनिसिटी और बैकग्राउंड वाली मदर्स का होम इंटरव्यू लिया जाए। मार्केटर्स ने स्मॉल कैमराज भी फिट किए ताकि डायपर चेंजिंग रूटीन का रिस्पॉन्ड मॉनिटर किया जा सके। इससे उन्हें ये पता लगा कि न्यू मॉम्स को अक्सर डायपर चेंज करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था क्योंकि बेबीज लगातार पैर हिलाते रहते हैं। तो डायपर बेबी की बॉडी के हिसाब से परफेक्ट शेप में होना चाहिए। मदर्स की ये भी डिमांड थी कि उनके बेबीज ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे, उन्हें पता ही ना चले कि उन्हें डायपर पहनाया जा रहा है। इन रिसर्च का रिजल्ट ये निकला कि कंपनी ने अपना नया डायपर काफ़ी पतला और बॉडी फिट बनाया। ये नया डायपर 16% कम चौड़ा था और इसकी बैक वेस्ट बैंड ज़्यादा स्ट्रेचेबल थी। मदर्स का ये भी कहना था कि वो अक्सर कार्टून डिजाइन वाले डायपर यूज़ करती है ताकि पहनाते वक्त बेबी खुश रहे। और यही वजह थी कि हगीज ने डिज्नी कैरेक्टर विनी द पू का लाइसेंस सिक्योर कर लिया था। इस मार्केट रिसर्च का रिजल्ट ये निकला कि हगीज सुप्रीम नेचुरल फिट एक हाईली सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन गया और कंपनी की सेल्स एकदम टॉप पे पहुंच गई। यही नहीं, हगीज के मार्केट शेयर में भी काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ। 2007 में किम्बर्ली क्लार्क ने $4 बिलियन के डायपर बेचे। क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म लॉयल्टी रिलेशनशिप्स। आज बहुत से ब्रांड्स मार्केट में है जो सेम प्रोडक्ट के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ किसी एक ब्रांड को बाकियों से अलग करती है वो है लेवल ऑफ वैल्यू जो कस्टमर्स को दी जाती है। कई डिकेड्स पहले मार्केटिंग का गोल सिर्फ प्रोडक्ट बेचना होता था,
बात सिर्फ बेचने और खरीदने तक रहती है। लेकिन मॉडर्न मार्केटिंग ज़्यादा होलिस्टिक है। क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है तो मार्केटिंग केयरफुली प्लान की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका गोल कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड पर होना चाहिए। आज के बिजनेसेस को प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के अलावा मार्केट इंजीनियरिंग की भी उतनी ही ज़रूरत है। सिंपल टर्म में बोले तो कोर ऑफ बिजनेस होना चाहिए कि कस्टमर्स को ज़्यादा वैल्यू दी जा सके। जैसा कि मार्केटिंग एक्सपर्ट्स का कहना है, बिजनेस सक्सीड बाय गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोविंग कस्टमर्स। कस्टमर्स ही है जिनकी वजह से आप फैक्ट्रीज बिल्ड करते हैं, एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, शेड्यूल मीटिंग्स करते हैं या किसी बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। कस्टमर्स के बिना आपका कोई बिजनेस नहीं। आज की मॉडर्न कंपनीज ने भी सीख लिया है कि कस्टमर सेंटर्ड होने की क्या इंपॉर्टेंस है। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजर्स सीनियर मैनेजर्स को टॉप पे रखा करते थे, लेकिन ये मॉडल अब आउटडेटेड हो गया है। और जो बिजनेस अभी भी इसे फॉलो करते हैं कभी नहीं चल पाते। मॉडर्न ऑर्गेनाइजर्स कस्टमर ओरिएंटेड है। ये अपना बिजनेस मॉडल्स इन्वर्ट करते हैं। कस्टमर्स को बिजनेस मॉडल के टॉप पे होना चाहिए। उन्हें टॉप प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, हाईएस्ट इंपॉर्टेंस और ग्रेट वैल्यू। कस्टमर्स के नीचे फ्रंटलाइन लोग हैं, जो कि स्टाफ, कैशियर्स और सेल्स पर्सन होते हैं जो कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हैं। यही वो लोग हैं जो कस्टमर्स को सर्व और सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट आते हैं मिडिल मैनेजर्स, जो फ्रंटलाइन लोगों को सपोर्ट करते हैं। सीनियर्स मैनेजर्स सबसे बॉटम में आते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ फ्रंटलाइन लोगों को ही कस्टमर्स के साथ डील करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर्स को जानने और सर्व करने में और कस्टमर्स से मीटिंग करने में हर लेवल को पर्सनली इन्वॉल्व रहना चाहिए। एडम स्मिथ ने एक बार कहा था, द रियल प्राइस ऑफ एनीथिंग इज द टॉयल एंड ट्रबल ऑफ एक्वायरिंग इट। द रियल प्राइस ऑफ एनीथिंग इज द टॉयल एंड ट्रबल ऑफ एक्वायरिंग इट। कस्टमर्स ना सिर्फ प्रोडक्ट की मॉनेटरी कॉस्ट देखता है, टाइम कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट और स्ट्रेस कॉस्ट भी देखता है। वो देखता है कि प्रोडक्ट खरीदना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग या एनर्जी कंज्यूमिंग तो नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेसफुल तो नहीं है। अगर प्राइस कम है लेकिन प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हुआ है तो भी कस्टमर उसे नहीं खरीदेगा। इसलिए मार्केटर्स प्रोडक्ट वैल्यू इंक्रीज करने के लिए दो मेथड्स यूज करते हैं, और वो है टोटल कस्टमर बेनिफिट इंक्रीज करना या टोटल कस्टमर कॉस्ट डिक्रीज करना। जब कोई कस्टमर प्रोडक्ट या सर्विस लेता है तो सिर्फ उस आइटम को कंसीडर नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो फ्रंटलाइन लोगों के साथ अपने इंटरैक्शन और ब्रांड इमेज को भी कंसीडर करके चलता है। प्रोडक्ट लेने में जो सारे बेनिफिट या कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसे सीपीवी या कस्टमर परसीव्ड वैल्यू बोलते हैं। और जिस ब्रांड का जितना हाई सीपीवी होगा वो उतना ही प्रॉफिटेबल, पॉपुलर और सक्सेसफुल होगा। उसका बिगेस्ट मार्केट शेयर होगा और वो ब्रांड अपने कस्टमर्स की लॉयल्टी की वजह से कंपटीशन में आगे रहेगा। इसका एक एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी कैटरपिलर। इक्विपमेंट कंपनी कैटरपिलर कंपनी के ऊपर लोग हिताची, वॉल्वो या कोमात्सु से ज़्यादा क्यों ट्रस्ट करते हैं? इसके पीछे भी एक वजह है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी वजह तो ये कि कैटरपिलर मोस्ट रिलायबल और ड्यूरेबल हेवी इक्विपमेंट बनाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि कैटरपिलर हाईएस्ट टोटल परसीव्ड वैल्यू देती है। कंपनी के पास फुल लाइन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की एक बड़ी रेंज है। एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जो कुछ चाहिए वो सब कंपनी प्रोवाइड कराती है, और इसके अलावा उनके पास बेटर पेमेंट प्लान्स और ऑप्शन भी है। इक्विपमेंट खरीदने के लिए टाइम कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट और स्ट्रेस कॉस्ट काफ़ी लो है। कैटरपिलर के कई सारे डीलर्स हैं जो सारे अमेरिका में फैले हैं। हर डीलर इंडिपेंडेंट लेवल पे काम करता है और सारे प्रोडक्ट रखता है। इतना ही नहीं, इनके डीलर्स वेल ट्रेंड और काफ़ी रिलायबल भी है जो कस्टमर्स को सही तरीके से असिस्ट करते हैं। कैटरपिलर अमेरिका में ही नहीं बल्कि कई दूसरी कंट्रीज में भी बेस्ड पार्ट्स और बेस्ड सर्विस सिस्टम प्रोवाइड कराती है। इसकी बेस्ड वैल्यू की वजह से ये अपने कॉम्पिटिटर्स से 10% या 20% ज़्यादा प्राइस पे प्रोडक्ट बेचती है। कोमात्सु और बाकी कंपनीज को इस जायंट के साथ कंपटीशन करने के लिए अभी काफ़ी मार्केटिंग इंप्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। एनालाइजिंग कंज्यूमर मार्केट्स। ऐसा क्या है जो कस्टमर्स को खरीदने के लिए ट्रिगर करता है? उन्हें ब्रांड्स या प्रोडक्ट चूज करने के लिए कौन सी चीज़ इन्फ्लुएंस करती है?
इस कॉन्सेप्ट को कस्टमर बिहेवियर बोलते हैं, जिसमें स्टडी किया जाता है कि कस्टमर कैसे अपनी नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है, खरीदता है और यूज करता है। कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के कई डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कल्चरल, सोशल या पर्सनल फैक्टर्स। IKEA एक ऐसी ही कंपनी का एग्जाम्पल है जो कंज्यूमर बिहेवियर एनालाइज करने में काफी अच्छी है। IKEA स्वीडन की कंपनी है जिसने कई सारे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में सक्सेसफुल एंट्री की है। तो IKEA ने ये सब कैसे अचीव किया? कैसे ये होम फर्निशिंग में एक लीडिंग ब्रांड बन गई? एक 17 साल के स्वीडिश लड़के इंगवार कामप्रद ने अपने होमटाउन में एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। आज 70 साल बाद IKEA एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है जो 50 कंट्रीज में ऑपरेट करती है और जिनके पूरे वर्ल्ड में 500 से भी ज्यादा स्टोर्स है। IKEA का मिशन है कस्टमर्स को ग्रेट वैल्यू देकर उनकी लाइफ बेटर बनाना। और जैसा फाउंडर इंगवार कामप्रद ने एक बार बोला था, लोगों के वॉलेट काफी पतले हैं, इसलिए हमें उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखना चाहिए। कंपनी को मालूम था कि कंज्यूमर बिहेवियर में कल्चरल फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है। चाइना में IKEA ने ईयर ऑफ रूस्टर सेलिब्रेट करने के लिए रूस्टर थीम प्लेसमेंट बेचे। US में मार्केटर्स ने ऑब्जर्व किया कि लोग वाजेस खरीदते हैं और उन्हें ड्रिंकिंग ग्लास की तरह यूज करते हैं, क्योंकि अमेरिकन्स को IKEA के रेगुलर ग्लास काफी स्मॉल लगते थे। और इसी वजह से कंपनी ने US मार्केट को सर्व करने के लिए लार्ज साइज ग्लासेस बनाने शुरू कर दिए। IKEA मार्केटर्स अक्सर घरों में जाकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके प्रोडक्ट को कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जब उन्होंने यूरोप और US के घरों को विजिट किया तो देखा कि लोगों के कैबिनेट यूज करने के तरीकों में डिफरेंस है। यूरोपियन अपने कपड़े उसमें हैंग करते हैं, जबकि अमेरिकन्स फोल्ड करके रखना पसंद करते हैं। इसलिए IKEA अमेरिकन मार्केट के लिए ज्यादा डीपर ड्रॉअर्स वाले कैबिनेट डिजाइन किए। IKEA मार्केटर्स ने कैलिफोर्निया की हिस्पैनिक कम्युनिटी के लोगों को भी विजिट किया। उन्होंने देखा कि ये लोग हिस्पैनिक कल्चर से काफी इन्फ्लुएंस्ड है और उसी तरीके से अपना डाइनिंग एरिया डिजाइन करना पसंद करते हैं। और IKEA ने इस कल्चरल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने कैलिफोर्निया ब्रांच में ब्राइट कलर पैलेट वाली फर्निशिंग ऑफर करनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने कुछ और चेयर्स डिजाइन और लार्ज साइज टेबल भी ऐड कर दी ताकि हिस्पैनिक कम्युनिटी के लोगों को ज्यादा डाइनिंग स्पेस मिल सके और उनकी वॉल्स में ज्यादा पिक्चर फ्रेम हैंग हो। कंक्लूजन, आपने इस बुक के थ्रू मार्केटिंग के बारे में सीखा। हमने आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, मार्केट रिसर्च और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बताया। आपने इसमें यह भी जाना कि किसी भी मार्केटिंग एक्टिविटी के सेंटर में सिर्फ कस्टमर रहता है। सिर्फ चीप प्रोडक्ट्स बनाना ही काफी नहीं है। एक बिजनेस को सर्विस एफिशिएंसी और कस्टमर्स की कन्वीनियंस जैसी चीजें भी कंसीडर करनी होगी। मार्केटिंग मैनेजमेंट में काफी टाइम, एफर्ट्स और पैसा लगता है, इसलिए बेटर प्लानिंग के बाद ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप किसी डिपार्टमेंट स्टोर में जाओ तो अपने फेवरेट ब्रांड की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को स्टडी करना। क्या पता आप कुछ ऐसा सीखे जो आपको एक बेटर चॉइस दे और अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने में हेल्प करे।